मोदी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है। 2019 में दूसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। विस्तार में उन राज्यों को तरजीह मिल सकती है जहां आने वाले वर्ष में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि संभावित विस्तार में कई मंत्रियों का बोझ कम किया जा सकता है। इन मंत्रियों में नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल शामिल हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं वो संभावित चेहरे जिनको जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। ये वो संभावित चेहरे हैं जिसमें शुरुआत कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल, उनको भी फोन मिलाया गया था, वो भी दिल्ली आ रहे हैं। एलजेपी के पशुपति पारस हैं, आरसीपी सिंह हैं जेडीयू के। तो जितने भी सहयोगी दल हैं उनको भी शांत करने की कोशिश की जा रही है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल और ये जो सहयोगी दल हैं इनकी मुलाकात हुई भी थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ। बीजेपी से प्रताप सिम्हा, ये संभावित चेहरे हो सकते हैं। बृजेंद्र सिंह को मौका दिया जा सकता है मंत्रिमंडल में। वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा को भी शामिल किया जा सकता है। जफर इस्लाम को जगह दी जा सकती है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। अश्विनी वैष्णव हैं, उनके नाम की भी चर्चा की जा रही है। वो भी संभावित चेहरे हैं जिन्हें जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल विस्तार में। और अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूटा था। पंजाब में भी जल्द अब चुनाव होने वाले हैं और उसे भी जरूर तरजीह दी जाएगी। अब किस तरह से अपना जनाधार बढ़ाना है, अपने दम पर जो अपना सियासी आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है बीजेपी इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए। अब ये देखिए, जो संख्या है, मौजूदा मंत्री 53 हैं और नियम अनुसार जो मंत्री रखे जा सकते हैं वो संख्या है 81। ऐसे में 28 रिक्त स्थान हैं जिन्हें भरने की तैयारी अब की जा रही है। और बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनके पास काफी बोझ है, जिनके पास कई विभाग हैं, उनके विभाग भी कम किए जा सकते हैं और नए चेहरों को शामिल कर उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। सर आज दिल्ली से बुलावा आ गया है, सर कितनी बजे तक निकलना है और क्या कुछ यहाँ रहेगा? से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। क्या लगता है कि आपको एक कैबिनेट का भी दर्जा देने का? नहीं, उसके बारे में अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। आज जेपी नड्डा जी बुलाया क्या सर? नहीं। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। थावरचंद गहलोत मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। कर्नाटक के नवनियुक्त राज्यपाल थावरचंद गहलोत से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने खास बातचीत भी की है। वैसे ये आप इस वक्त देख रहे हैं वो चेहरे। अब ये जो गवर्नर बदले गए हैं, कई राज्यों में हमने ये फेरबदल देखा है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जिन्हें हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जिन राज्यों में फेरबदल किया गया है, जो नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, वही तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें गोवा का भी नया राज्यपाल बना है। त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य को यह जिम्मेदारी दी गई है। रमेश बैस को झारखंड में जिम्मेदारी दी गई है राज्यपाल के तौर पर। बंडारू दत्तात्रेय अब हरियाणा में नए राज्यपाल होंगे। और थावरचंद गहलोत, जो अभी तक केंद्रीय मंत्री थे, उन्हें अब राज्यपाल बनाया गया है कर्नाटक का। उनसे हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने खास बातचीत की है। बात करते हैं नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी से। आपको बहुत बहुत बधाई जी मीडिया की तरफ से राज्यपाल बनने के लिए, वो भी कर्नाटक जहां के आप 2 बार प्रभारी रहे हैं। मुझे जो दायित्व मिला है कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में काम करने का, मैं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का और वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि जो दायित्व मुझे मिला है कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से, कठोर परिश्रम करके निभाऊंगा। थावरचंद जी, 1992 में आप सुंदरलाल पटवा जी के मंत्रालय में जब मुख्यमंत्री थे, आप उस समय मंत्री थे, 3 विभागों के मंत्री थे। आप कई बार विधायक रहे हैं, लोकसभा सांसद रहे हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, अभी राज्यसभा के नेता थे, मंत्री, कैबिनेट मंत्री। एक इतने विशाल जो सियासी अनुभव, अब संवैधानिक दायित्व, आपको लग रहा है कि इसको कैसे आप देखते हैं, सक्रिय राजनीति से संवैधानिक दायित्व पर? निश्चित रूप से
जो जो दायित्व मुझे मिले हो उनको करने के लिए मैंने प्रयास किए। उस अनुभव का लाभ ये जो दायित्व मिला है इसको निभाने में भी मिलेगा। अनुभव होता है तो दायित्व निर्वहन में आसानी होती है। थावरचंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में पिछले 7 साल से आप मंत्री हैं। इस अनुभव को आपको आगे आने वाले दिनों में कैसे राज्यपाल की भूमिका अदा करने में, क्योंकि ये गतिशीलता यहाँ पर काफ़ी थी वर्क के मामले में। मैंने बताया काम का अनुभव तो हर समय लाभदायक रहता ही है। जो आपने उल्लेख किया इसका अनुभव भी अगले कामों में हमको सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने का कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा। आगे आने वाले दिनों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं थावरचंद जी। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां पूरी हैं, लिस्ट भी तैयार हो चुकी है और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार से ब्रजेश मिश्र हमारे साथ हैं, भोपाल से मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रविंद्र, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। अब मंत्रियों की जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है। बहुत से जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी जानी है, नए चेहरे वो हम देख रहे हैं कि दिल्ली भी आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर जहां जहां अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो मुख्य फोकस है और प्राथमिकता उन्हीं राज्यों को दी जाएगी और इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे। बिल्कुल, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहाँ पर जातीय समीकरण भी साधा जाएगा। जो सहयोगी हैं, चाहे अपना दल हो या निषाद पार्टी हो, इनको भी कहीं ना कहीं भरोसे में लिया जाएगा। इसके कारण से माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल को यहाँ पर जगह मिल सकती है। परवीन निषाद एक सांसद हैं निषाद पार्टी के, उनको भी यहाँ पर जगह राज्य मंत्री के तौर पर मिल सकती है। बाकी पार्टी को अपने चाहे ब्राह्मण वोट है, जाट वोट है या फिर दलित वोट है, उस कोटे से भी कई मंत्रियों को यहाँ पर मंत्री बनाया जा सकता है। तो कुल अगर जो जानकारी मिल रही है उत्तर प्रदेश से अगर अलायंस के साथ मिलाया तो 2 के अलावा 3 से 4 बीजेपी के कोटे का अगर देखा जाए तो 6 से 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से होंगे। लेकिन आपको बता दूं, एक जो जानकारी हमें मिल रही है बिहार को लेकर, हालांकि इस पर बजट ज़्यादा जानकारी देंगे, लेकिन जेडीयू से जो हमारे पास जानकारी आई हुई है कि आरसीपी सिंह का नाम जो चल रहा था कि मंत्री बनेंगे, लेकिन आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष और वो यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। और जो जानकारी हमारे के अनुसार है, जेडीयू का जो 2019 में जो कहना था, आज भी वही कहना है कि बीजेपी के 17 सांसद है, उसके हिसाब से उसके 5 मंत्री है, जेडीयू के 16 सांसद है, इसलिए उनके 4 मंत्री होना चाहिए। जबकि हमें जो जानकारी मिल रही है कि अगर हरिवंश जी को मिला दिया जाए तो उनको 1 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री यानी 3 मंत्री का ऑफर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जेडीयू से बातचीत अभी भी चल रही है बिहार को लेकर। इसके अलावा मीमांसा जो हमें जानकारी है कि हालांकि ये कयासी हैं, कयास आकलन अटकलें हैं, उसमें भी एक कयास और जो जानकारी में आ रही है कि हो सकता है कि कल देर शाम तक भी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल हो जाए। हालांकि इसके लिए कल देर शाम तक या फिर परसों सुबह 2 समय जो बताया गया है, लेकिन संभावना भी जताई जा रही है कल देर शाम 6 बजे के आसपास भी होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन पार्टी अपनी तरफ से तैयारी करी। मैं बता दूं कि देखिए, मैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के पास खड़ा हूं और जेपी नड्डा जो हिमाचल प्रदेश गए हुए थे वो यहाँ पर आ गए हैं। करीब 1 बजे यहाँ पर वो अपने घर पर आ गए हैं और कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला भी जारी है फ़ोन पर। और इसको ध्यान में रखते हुए कि चाहे महाराष्ट्र से नारायण राणे को लाना हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया को हो या फिर आपके राजस्थान से राहुल कासवा को लाना हो, कई तरह की बातें चल रही है कि किन किन घटक दलों को या बीजेपी कोटे से कैसे लाया। एक बात और है जो हमें एक जानकारी मिली एक वरिष्ठ नेता द्वारा, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो पॉलिटिकल इक्वेशन को भी साधने की कोशिश करेंगे, इस बार फ्यूचर पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश करेंगे और परफॉर्मेंस को कैसे आगे 3 साल तक निरंतर उसको गतिशील बनाए रखा जाए, इस पूरा ध्यान में रखा जाएगा। युवाओं को मौका मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को लग रहा है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं 3-4 परफॉर्मेंस हो गया, पॉलिटिकल इक्वेशन हो गया, फ्यूचर प्लान हो गया और युवाओं को ये पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार में इसका पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा इस बार।
चलिए रविंद्र, आपने बिहार का जिक्र किया तो ब्रजेश हमारे साथ हैं। ब्रजेश, अब जो नीतीश के राइट हैंड लेफ्ट हैंड माने जाते हैं आरसीपी सिंह, ललन सिंह, दोनों को ही क्या मौका मिल जाएगा इस बार? और साथ ही साथ जो लिस्ट है जो बिहार से दी जा रही है वो तो काफी लंबी है, क्या आप 5 को अकोमोडेट कर पाएंगे? ये तो मुश्किल ही लग रहा है। बहुत काफ़ी मुश्किल लग रहा है और नामुमकिन भी लग रहा है, और ऐसा कुछ है भी नहीं मीमांसा यहाँ पे बिहार में कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो कि जातीय समीकरण और उसको खुश किया जा सके। जहाँ तक बात आरसीपी सिंह की है, जो राइट हैंड माने जाते हैं नीतीश कुमार के, वो दिल्ली पहुँच गए हैं। और मीमांसा जो सूत्र बता रहे हैं तो इस बार जो है जो दूध का जला जो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसलिए आरसीपी इस बार कुछ नहीं बोल रहे हैं, साइलेंट है। और वही बोल रहे हैं कि पहले से उनको दिल्ली आने का कार्यक्रम था, इसी के लिए आए हैं। 2019 में आपको याद होगा कि जब मंत्रिमंडल का शपथ होने वाला था उससे ठीक पहले सारे जो भी मंत्रिमंडल में जो शपथ लेने वाले जो नेता थे उनको चाय पे बुलाया गया था प्रधानमंत्री की ओर से, और उसमें आरसीपी सिंह भी थे। लेकिन अचानक से पार्टी ने फैसला किया कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी जेडीयू, और लिहाजा उनको वापस बुलाया गया। उसके पीछे कारण ये बताया गया कि ललन सिंह भी वो बनना चाहते हैं और उन सूची में उनका नाम नहीं था। तो फिलहाल ललन सिंह पटना में है, आरसीपी दिल्ली पहुंच गए हैं। इसका मायने क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए दोनों खास हैं। और जिस तरीके से लेकिन सबसे तकनीकी समस्या मीमांसा यहाँ पे ये है कि गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से सांसद हैं और मंत्रिमंडल में शामिल हैं, और ठीक पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र है मुंगेर, वहाँ से ललन सिंह सांसद हैं और दोनों भूमिहार जाति से हैं। तो काफ़ी तकनीकी मामला है कि एक आदमी को कि एक पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र और एक ही क्षेत्र जो मान लीजिए कहा जाए, वहाँ से एक ही जाति के 2 नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए तो बीच का रास्ता अगर निकालने की बात हो कि गिरिराज सिंह को ड्रॉप किया जाए और ललन सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, जो नामुमकिन लग रहा है। जहाँ तक आरसीपी सिंह की बात है, अध्यक्ष पद पर रहते हुए नहीं बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी को उस जगह को भरने के लिए नीतीश कुमार के साथ मिल चुके हैं, और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं कि आरसीपी अगर केंद्रीय मंत्री बनते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी चलाने का काम दिया जा सके। तो अभी काफ़ी है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है इसमें यही लग रहा है कि जेडीयू इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रही है। जी, रवि त्रिपाठी, और बहुत से मंत्रियों का बोझ भी तो कम किया जाएगा जिनके पास कई विभाग हैं, और जिन सहयोगी दलों के साथ गठबंधन टूट गया था वो विभाग भी खाली हैं, और उन विभागों में अब जिम्मेदारी दी जाएगी नए चेहरों को। जी रवि त्रिपाठी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये ठीक कर लेते हैं। रविंद्र, अगर आप इसका जवाब दे पाएं, ये कई मंत्रियों का बोझ भी तो कम करने की तैयारी हो रही है। आप कौन सा विभाग उनके पास रिटेन करके रखा जाता है, और कुछ नए चेहरों को फिर ये जिम्मेदारी देने की भी तैयारी हो रही है ताकि उनका कामकाज कम हो सके। और दूसरी अहम बात कि एक जो परफॉर्मेंस रहती है उसी के आधार पर फिर ये अप्रेजल भी होता है कैबिनेट में, जो हम पहले देखते रहे हैं। तो वो कौन से मंत्री हैं जिनके कामकाज से काफी संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री? देखिए मीमांसा, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है और जिस तरह से रिव्यू मीटिंग हुआ था, और जो आप कह रही हैं कि काम के बोझ से दबे हुए कई मंत्री हैं, अगर प्रधानमंत्री, जो हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि करना काफ़ी मुश्किल है, प्रधानमंत्री लेवल की बात है, लेकिन उन्होंने कई मंत्रियों से पूछा था कि आपके विभाग में कौन कौन से पीएसयू हैं। कई मंत्री जवाब दिए, कई मंत्री नहीं जवाब दिए। अगर किसी मंत्री के पास एक मंत्रालय होता तो शायद वो जवाब दे देते। इस पर शायद प्रधानमंत्री की नाराज़गी भी हुई। और इसके अलावा ये भी है कि पिछले 1.5-2 साल से कोरोना कारण से कई मंत्री बाहर भी नहीं निकले हैं, बहुत उस तरह से फील्ड में काम भी नहीं किए हैं। ऐसे भी इसको लेकर भी कुछ नाराज़गी प्रधानमंत्री की रही है। तो इसके कारण से माना जा रहा है कि जो 9 मंत्रियों के पास 3 से 4 विभाग हैं वो जरूर कम होंगे, क्योंकि जो तरह सिंधिया हो, सुशील मोदी हो, इस तरह के सोनोवाल अगर इस कद के नेता आते हैं, या फिर भविष्य में देवेंद्र फडणवीस आते हैं, तो ऐसे नेताओं को बड़ा मंत्रालय ही दिया जाएगा, जो अभी फिलहाल 9 मंत्रियों के पास है। इसके अलावा शिवसेना के साथ भी बातचीत
बातचीत कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे चल रही है, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ मंत्रालय भी छोड़ा जाएगा, लेकिन इन मंत्रियों का बोझ जरूर कम होगा, ऐसा मान के चलिए। एक बात और मीमांसा आपको जोड़ दूं कि पश्चिम बंगाल में भले ही बीजेपी चुनाव हार गई है, लेकिन वहाँ पर पार्टी अब आगे आने वाले दिनों का भविष्य देखते हुए वहाँ पर शार्दुल ठाकुर हैं जो मटुआ समाज के हैं, और लोकेट चटर्जी, इन दोनों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है, क्योंकि पार्टी का मानना है कि जो मौजूदा मंत्री हैं वो उस तरह से बंगाल में अपनी भूमिका नहीं निभा पाए हैं जैसा कि उनको चाहिए था सियासी तौर पर। तो ये दो नाम वहाँ से आ रहा है, मटुआ समाज के जो सांसद हैं वो और लोकेट चटर्जी का। इस तरह से कई ऐसे मंत्री हैं, चाहे पशुपति पारस हो, वो लोजपा कोटे से आ रहे हैं, ये लगभग तय माना जा रहा है। चुनाव होने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं राज्यों पर फोकस नहीं है, और बीजेपी का फोकस उन राज्यों में किस तरह से सियासी आधार बढ़ाया जाए जो सियासी तौर पर उनके लिए आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी इस कैबिनेट के विस्तार में। और मध्य प्रदेश से मृदुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, मध्य प्रदेश में तो फिर से बीजेपी की सरकार बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो अहम भूमिका रही, अब उनको फल भी मिल जाएगा उसका। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बात का फल मिल जाएगा और वो अब कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। लगभग जो संभावनाएं थी उस पर अब मोहर लगनी बाकी है, और जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि कल शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दो चेहरे और हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक बड़ा चेहरा है राकेश सिंह, जो महाकौशल से आते हैं। राकेश सिंह वो आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनका कहीं भी विरोध नहीं है, उनकी छवि बहुत साफ है, और वो अभी के सांसद नहीं है, लंबे समय तक उन्होंने महाकौशल की जिम्मेदारी संभाली है। मीमांसा में एक और चीज बताना चाहूंगा राकेश सिंह के बारे में कि वो संसद में कई सारी समितियों के अध्यक्ष भी रहे हैं, उसके सदस्य भी रहे हैं, जिसमें पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय आता है। और मध्य प्रदेश से अगर 3 मंत्री कोटे से बनते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राकेश सिंह और कैलाश विजयवर्गीय, तो बाहर कौन होगा? बाहर होंगे थावरचंद गहलोत। इसके साथ एक और नाम चर्चा में यहां पर है, वो है प्रहलाद पटेल का। शायद उनसे भी जिम्मेदारी ली जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी ये सूत्रों के मुताबिक ही जानकारी मिल पा रही है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि मालवा और निमाड़ के क्षेत्र से आते हैं थावरचंद गहलोत, यानी उज्जैन से वो आते हैं, और अगर उज्जैन से वो आते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है, तो बहुत संभव है कि कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल में जो उन्होंने प्रदर्शन किया उसका इनाम मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, ये ऐसे 3 नाम हैं जो इस समय मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, और इन्हें दिल्ली में जगह दी जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में। इस वक्त नेताओं का जो जमावड़ा है लगना वो शुरू हो गया है। कुछ मंत्री अभी रास्ते में हैं, कुछ वो चेहरे जिनको अब ये जिम्मेदारी दी जानी है वो भी दिल्ली आना शुरू हो चुके हैं। और ये जो नजर है वो न सिर्फ उन राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल उन पर है, बल्कि उन राज्यों में जहां पर किस तरह से सियासी आधार बीजेपी अपना बढ़ाए वो भी देखा जा रहा है, क्योंकि नजर यहां पर 2024 पर भी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.